Hello everyone, I welcome you all to Physics Wala, and in this session we are going to start our very first chapter of physical chemistry, which is some basic concepts of chemistry or also known as mole concept. Let me introduce myself. My name is Arpit Bharadwaj and I'm a chemistry faculty, and I welcome you all to this amazing batch which is Arjuna NEET Fast Track. अब देखो, इस बैच के अंदर हम लोग सारी चीजें डिस्कस करेंगे। पहला, अगर आप देखोगे बुक के अंदर भी आपका पहला चैप्टर जो आता है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक पोर्शन आता है जिसको हम बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट या फिर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और ये आपका जो चैप्टर है ये बैकबोन है पूरी केमिस्ट्री की, क्योंकि आप देखोगे इस चैप्टर की एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको वेरियस अदर चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगी, लाइक इक्विलिब्रियम, लाइक थर्मोडायनेमिक्स, लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर, लाइक स्टेट्स ऑफ मैटर। और अगर मैं 12th क्लास में जाता हूं तो वहां पे आपके पास सॉल्यूशन आता है, वहां पे आपके पास केमिकल काइनेटिक्स आती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है। हर जगह आपका मोल का यूज होने वाला है। तो ये चैप्टर जो है ये आपकी बैकबोन है। अगर इसको पढ़ डाला आपने तो सच में फिजिकल केमिस्ट्री जिंगा लाला, बिल्कुल ऐसा हिसाब किताब हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से समझेंगे आज का जो लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख रहे होंगे जिनको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है कि हमको शुरुआत से समझ में आ जाए क्या क्या चीजें हैं। मे बी 9th और 10th में कुछ पोर्शन हमने पढ़ा था बट वहां पे समझ में नहीं आ पाया था बाय एनी मींस। तो इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपके जितने भी बेसिक्स हैं उनको हम क्लियर कर लें। तो बेसिकली आपका ये लेक्चर 1 है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके बाद फिर हम आगे की तरफ मूव करेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हुए चलेंगे। तो एक बार मैं बता देता हूं कि इस सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनका डिस्कशन होने वाला है। पहले तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन की ही बात कर लेंगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है तो इंट्रोडक्शन होना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। इंट्रोडक्शन के बाद जो हम आगे की बात करेंगे वो बात करेंगे मैटर की, मैटर और उसके क्लासिफिकेशन की, क्योंकि सारी कहानी जो स्टार्ट होती है वो केवल यहीं से होती है आपकी। नेक्स्ट चीज की जो बात करेंगे वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का छोटा सा डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, और उसके बाद जो बात आएगी वो आएगी फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड पे। अब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड में क्यों करवाना चाहता हूं इस सेशन के अंदर, बेसिकली पूरे मोल के अंदर आप अलग अलग न्यूमेरिकल के साथ डील करने वाले हो, और उन न्यूमेरिकल्स के केस में आपके पास बहुत कैलकुलेशन रहेंगी, जिसमें से एक मेन कैलकुलेशन जो आती है वो मास की कैलकुलेशन आती है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड दे रखा है तो उसका मास कितना होना चाहिए, उसका मोलर मास कितना होना चाहिए, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए। तो वो कैलकुलेशन तभी समझ में आती है जब मुझे उस कंपाउंड का फॉर्मूला पता हो। तो सबसे जरूरी और रिक्वायर्ड चीज ये है कि पहले फॉर्मूले को समझेंगे ताकि आपके पास एक्चुअल एनालिसिस आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि थ्योरी में क्वेश्चन दे दिया और वहां कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं दे रखा है, क्योंकि एज अ एग्जामिनर उनको पता होता है कि हाँ, एज ए स्टूडेंट जब बच्चा करेगा तो उसको ये चीज आती होगी पहले से, तो वो फॉर्मूला निकाल के इजीली मास को कैलकुलेट कर लेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि हम इन सब चीजों को छोड़ देते हैं, हम भूल जाते हैं, और ये कंफ्यूजन पैदा करती है। शुरुआत यहीं से होती है कि केमिस्ट्री से डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, मजा नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा सर कौन सा कंपाउंड कब बन गया है, कैसे बन रहे हैं कंपाउंड, इनकी फॉर्मेशन जो है यही हमको समझ में नहीं आ रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले जितने बेसिक्स हैं आपके वो सारे के सारे कवर कर दूं, ताकि नीट में आने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके कोई रह ना जाए। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि है आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन। अब देखो, इंट्रोडक्शन में पहली बात तो आती है केमिस्ट्री की। सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं भाई कि इस टर्म का मतलब क्या है। सबसे रियलिस्टिक ब्रांच जो है साइंस की वो यही है। तो बेसिकली ऐसी ब्रांच है साइंस की विच टॉक्स अबाउट दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मतलब केमिस्ट्री का मतलब ही क्या है आपकी, इट इज द branch of science which deals with the physical and chemical properties of matter। कहां से बात आती है, बात आती है आपके मैटर से, कि सबसे पहली चीज क्या है, ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जो आपके मैटर की जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके एनालिसिस के लिए यूज होती है। मतलब इसके अंदर सारी रियलिस्टिक चीजें आपने एनवायरनमेंट में देख सकते हो वहां से उठाई जाती हैं। अब यहां पर अगर आप देखोगे ये जो केमिस्ट्री है बेटा, इसकी ब्रांचेस जो है हमारे पास, जो पूरे आपको 11th और 12th में देखने को मिलेंगी, सबसे पहली जो ब्रांच आती है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहली जो ब्रांच आती है उसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर दूसरी जो ब्रांच आती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो नेक्स्ट जो ब्रांच आती है उसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री।
तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या अलग अलग चीजें हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एज अ बिगनर हमको ये तो पता होता है कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब थ्योरी आने वाली है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब रिएक्शंस आने वाली हैं। ऐसी एक जर्नल जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी स्टूडेंट्स की रहती है। तो अगर मैं बात करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बेसिकली ये भी आपकी केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग जो बात करते हैं ऐसे सभी कंपाउंड्स की, ऐसे सभी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट से डिराइव है। बेसिक डेफिनेशन जो आती थी, जो नॉन लिविंग से मिलने वाले कंपाउंड्स हैं हमारे, उनकी स्टडी होती थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऐसा माना जाता था कि ऐसे सभी कंपाउंड्स की स्टडी होने वाली है जो कि आपके ऑर्गेनिक या लिविंग बीइंग से मिलते हैं, बट बाद में ये धारणा जो थी वो चेंज हो गई थी। अब अगर इसमें बात की जाए तो आप सिंपली बोल सकते हो कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी है, आप सिंपली बोल सकते हो ये क्या है, स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंपल मीनिंग ही यही है कि आपके जो अर्थ क्रस्ट से मिलने वाले जितने कंपाउंड्स हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, उन सबकी स्टडी जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर आती है। तो आपको पता है कि एक पीरियोडिक टेबल आपके पास पूरी सेट दे रखी है, 118 एलिमेंट्स है, तो उन सभी की स्टडी जो आपको करनी है वो कहीं ना कहीं आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और मैं मानता हूं, बिल्कुल सही बात है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर थ्योरी जो है वो काफी भर भर के है, मतलब अच्छी खासी थ्योरी है, क्योंकि आपको जब कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, तो थ्योरी के साथ तो डील करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज जो आती है वो आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बोलते हैं सिंपली द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और सिंपली हाइड्रोकार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। उनके डेरिवेटिव्स की कहानी जो है वही क्या है, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हाइड्रोकार्बन का मतलब सिंपल सा होता है कि आपके ऐसे सभी कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं। अब तो लैब में भी सिंथेसाइज होते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है आप बोलो कि लिविंग बीइंग से मिलने वाले हैं। अब आपके पास सारे कंपाउंड्स हैं जो सिंथेटिकली भी प्रोड्यूस होते हैं, बट मेन चीज क्या है कि वो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड्स हैं मेनली, जिनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और उनके अलग अलग डेरिवेटिव्स की पूरी स्टडी जो है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो सर कुछ बचा ही नहीं है। आपने पीरियोडिक टेबल कवर करवा दी थी हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आपने कार्बन और हाइड्रोजन के सारे कंपाउंड कवर करवा दिए थे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो फिजिकल में क्या रह गया है। अब ये जितनी भी चीजें पड़ी हैं उनका जो फिजिकल मेजरमेंट है, जो फिजिकल मेजरमेंट है, एंड स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके अंदर काफी सारी चीजें आ जाती हैं। देखो, अगर मैं फिजिकल मेजरमेंट की बात करूंगा तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आएंगी। आप वेट निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, आप डेंसिटी निकाल सकते हो, आप साइज निकाल सकते हो। ये तो एक तरफ की बात हो गई। अगर मैं आगे बात करता हूं तो आप एनर्जी से रिलेटेड जितना चेंज हो रहा है रिएक्शन के अंदर वो निकाल सकते हो। आप रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है वो निकाल सकते हो। रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं वो भी आप निकाल सकते हो। मतलब काफी सारे फैक्टर हैं, आप निकाल सकते हो कितना अमाउंट मैं ले रहा हूं, कितना अमाउंट प्रोड्यूस होना चाहिए, कितना अमाउंट बनेगा किसी भी एक कंपाउंड का। वो सारे जो फिजिकल मेजरमेंट्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं। और ट्रस्ट मी एज अ नीट स्टूडेंट मुझे हमेशा डर लगता है फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। ऐसा जनरल धारणा होती है काफी सारे बच्चों की, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल आएंगे और बहुत टफ टफ आ जाते हैं और हमको फॉर्मूले लगाने नहीं आते हैं और हमको समझ में नहीं आता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। ये सारी चीजें करने के बाद हम बड़े परेशान हो जाते हैं और फिर लगता है कि यार फिजिकल केमिस्ट्री तो नहीं हो पाएगी। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको हैम्पर करती है जब आप फिजिक्स की भी बात करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो काफी हद तक एक साथ मिलते जुलते से हैं, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आती है। तो मैं वो कोशिश करूंगा कि जो फिजिकल केमिस्ट्री के साथ आपकी दोस्ती है वो अच्छे से बनवा सकूं, ताकि आपको जो डर लगता है, किसी को भी लग सकता है तो ऐसी बात नहीं, मैं सबको एक एक तरीके से नहीं देखता हूं। हर किसी का अपना अपना परसेप्शन होता है। किसी को फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को लगता है कि यार फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, एक ही जगह एक ही लेवल पे आ जाएं, कि हाँ सबके लिए फिजिकल केमिस्ट्री ईजी बन जाए। जिसके लिए पहले से ईजी थी उसके लिए तो बहुत अच्छा है, जिसको लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा डाउट हो सकता था, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाई कर दूं। अब देखो, केमिस्ट्री की जब बात करते हैं ना, आपको पता चल रहा होगा कि यहां पे एक टर्म यूज किया है मैंने, मैटर।
तो अब जो सारी कहानी स्टार्ट होती है ना, वो मैटर के साथ ही स्टार्ट होती है। पहले मैटर को समझते हैं, क्योंकि आप 9th और 10th क्लास में जब पढ़े होगे ना, पहली चीज जो आती थी, हर पहला चैप्टर जो था वो मैटर के डिस्कशन से ही रिलेटेड था। तो अब जरा उसकी बात करते हैं, उसको जरा समझते हैं कि भाई मैटर के बारे में जो बात हो रही है उसका मैटर क्या है। मैटर का समझ लेते हैं, मैटर का मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर आपका सबसे पहली चीज, आप सिंपली बोल सकते हो एनीथिंग, एनीथिंग which has mass and occupy space and occupy स्पेस। वैसे तो एक और चीज आती है इसके अंदर, ऐसी सभी चीजें जिनका मास होता है, जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकते हैं, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, एंड विच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस, जिनको मैं सेंस भी कर सकता हूं, उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, दे आर नोन एज मैटर। इनको क्या बोला जाता है कंबाइन करके, मैटर बोला जाता है। तो आप जितनी भी चीजें डेली लाइफ में देखते हो ना, सब कुछ मैटर है। मेरे हाथ में ये जो पेन रखा हुआ है ये मैटर है डेफिनेटली, ये जो सामने बोर्ड बना हुआ है ये मैटर है। ठीक है, आपके सामने जो स्क्रीन होगी मोबाइल की वो मैटर है, आप जिस चेयर पे बैठे होगे वो एक मैटर है, आपके आसपास सराउंडिंग में जो एयर है वो मैटर है। तो ऐसी सभी चीजें which has mass and occupy space, they are actually known as matter। अब ये बात तो समझ में आती है, बट मैटर से ज्यादा जरूरी है कि मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो अगर मैं मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करूंगा, बड़ा ही इजी क्लासिफिकेशन है, देखो मतलब इसमें कुछ डिफिकल्टी है ही नहीं। अगर मैं मैटर की बात करूंगा, आप दो तरीके से देख सकते हो। आपके पास एक मैटर आया, आप सबसे पहले इस मैटर को देखते हो, जैसे मेरे पास ये पेन है, मैं इसको देखते क्या ऑब्जर्व कर सकता हूं, मैं देखता हूं कि इसकी एक लेंथ है, इसका कुछ मास मुझे पता चल रहा है कि नहीं, और इसको फिजिकली जब मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सॉलिड है कि नहीं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो आप देखते हो कि फिजिकली वो कैसा दिख रहा है, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, और वो गैस भी हो सकता है। मेनली ये तीन चीजों की हम लोग बात करते हैं। फिर आप जब इन डेप्थ में जाते हो तो आपको पता चलता है कि और भी चीजें होती हैं उसके अंदर, बट अदरवाइज आप तीन चीजों को सबसे पहले ऑब्जर्व करते हो कि वो मैटर जो मेरे हाथ में है, अभी जो मैं देख रहा हूं, जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, वो सॉलिड भी हो सकता है, वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकती है, और वो उसकी फिजिकल स्टेट है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन इसके अंदर निकल के आता है, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो निकल के आता है, वो आता है आपका फिजिकल स्टेट के ऊपर, जिसको फिजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन। और बड़ा सिंपल सा मीनिंग है इसका, बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि जब आप ऑब्जर्व करते हो तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, ये आप देख के पता लगा सकते हो। और मेजरली हमारे पास तीन स्टेट्स होती हैं, वैसे तो हमारे पास पांच होती हैं, बट मेजरली हमारे पास तीन स्टेट होती हैं जिनको हम बहुत ज्यादा स्टडी करते हैं। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो आपके पास पहले तो आ जाएगा सॉलिड स्टेट, पहले तो आ जाएगा आपके पास सॉलिड स्टेट, फिर आपके पास आ जाएगा लिक्विड स्टेट, और फिर आपके पास आ जाएगा गैसियस स्टेट। ये तीन चीजों को तो हम बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या वो सॉलिड है, क्या वो लिक्विड है, या फिर गैसियस है। एक बात तो हो गई है फिजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर। अब मैंने देख लिया है कि ये सॉलिड है, अब मैं कोशिश करूंगा कि ये जो पेन मुझे दिख रहा है ये किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इसका सबसे छोटा पार्ट जो है जिससे मिलकर ये बना हुआ है वो एक्चुअली में क्या है। तब आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है, तब आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहां पे, जिसको आप क्या बोलते हो, जिसको आप बोलते हो केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसको आप क्या बोलते हो, केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन आपको केवल इतनी चीज बताता है कि उसके अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर वो बना हुआ है वो कैसे हैं, उनके बारे में बताता है। मतलब इट टॉक्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इन डेप्थ एनालिसिस, मैंने देख लिया सॉलिड है, बट सॉलिड है तो कैसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, लिक्विड है तो कैसे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये वाला जो पार्ट है ये आता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन में। और ये क्लासिफिकेशन काफी बड़ा होता है। ये रिसेंटली आपने 10th क्लास जब आई थी, आपका पहला जो चैप्टर आया था जिसमें केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात करते हैं, वहां से उठाया जाता है, वहां पे आपने पढ़ा होगा। क्योंकि 9th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर आया था उसमें हमने बात की थी फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में, सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में। 10th में जो पहला चैप्टर आया था केमिस्ट्री का उसके अंदर आपने बात की होगी केमिकल क्लासिफिकेशन की, जहां पे आप अलग अलग चीजों की स्टडी कर लेते हो। अब इस केस के अंदर अगर मैं बात करता हूं केमिकल क्लासिफिकेशन में, 9th में भी आता है, ऑल्दो 9th में भी डिस्कशन होता है, बट नेक्स्ट चैप्टर में होता है। तो अगर आप मैं बात करूंगा इसके अंदर तो आपके पास दो तरीके के मेन क्लासिफिकेशन यहां देखने को मिल जाते हैं। पहला वाला जो है उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस,
पहला वाला जो मिलता है आपको उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, और दूसरा वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो यहां पे भी आपका फर्दर नीचे क्लासिफिकेशन और होता जाता है, उसकी हम आगे आगे बात करेंगे। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? फटाफट से नोट कर लेना है इसको, आप पॉज कर सकते हो, आराम से अपना समय लो, सारी चीजों को नोट करते हुए चलो ताकि आपको क्लैरिटी आती जाए कि मामला चल रहा है तो क्या चल रहा है। ठीक है, चलो अब अगर बात करेंगे सबसे पहले, अब अगर सबसे पहले बात करेंगे तो पहले उठा लेते हैं हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन को। हम सबसे पहले उठा लेते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन को, इसको देख लेते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपके पास आएगा सॉलिड, सबसे पहले आपके पास आएगा सॉलिड। इसका मतलब क्या है? देखो वैसे तो आप काफी सारी प्रॉपर्टी जो है इनकी डिफाइन कर सकते हो और वो करते आ रहे हो, मैं थोड़ा शॉर्ट में रखूंगा इसको, क्रिस्प एकदम चीजें दूंगा आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। सॉलिड के लिए सबसे पहली चीज जो हम बात करते हैं कि सॉलिड, अगर मैं इस पेन को देखूंगा, इसकी शेप जो है वो स्पेसिफिक है और इसका जो मास है वो भी आपका स्पेसिफिक है, इसका जो वॉल्यूम है वो भी स्पेसिफिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आप देखोगे यहां पे आपके पास एक स्पेसिफिक शेप भी आती है, उसका मास भी स्पेसिफिक होता है, बट उसका वॉल्यूम जो है, या वॉल्यूम भी अगर बात करूं, वॉल्यूम की भी अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम भी इसके केस में फिक्स रहता है। स्पेसिफिक होने का मतलब क्या है कि चाहे उसकी शेप हो, चाहे उसका मास हो, चाहे उसका वॉल्यूम हो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। और क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, इसको देख के ये जरूर समझ में आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, काफी ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये समझ में आता है इससे, क्योंकि वो अपनी शेप चेंज नहीं कर रहे हैं, वो अपना वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, उनका मास भी सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो अट्रैक्शन है फोर्स का पार्टिकल्स के बीच में वो काफी ज्यादा स्ट्रांग रहता है। और अगर कोई आपसे पूछे कि भैया एक टर्म में, एक सिंपल टर्म में आप डिफाइन कर दो सॉलिड्स को, तो याद रख लेना आपको एक टर्म में डिफाइन कैसे करना है, सीधे सीधे लिखना है सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, इतना बस डिफाइन कर देना है। तो मतलब आपने सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज को इस स्टेटमेंट में डिफाइन कर दिया कि सॉलिड्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। रिजिड कहने का मतलब क्या, एक प्रॉपर्टी है रिजिडिटी। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मैं सॉलिड को कोशिश करूंगा कि उसकी शेप को चेंज कर दूं, मैं फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, कुछ नहीं होने वाला है। इस पेन पे मैं कितना भी फोर्स लगा दूं, आगे पीछे खींचने की कुछ भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं होने वाला है, मतलब अपनी शेप को स्पेसिफिक रखेगा। तो ऐसे सभी मैटर के पार्टिकल्स इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, इसीलिए ये आपका कभी टूटेगा नहीं, कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं इसको कितना भी फोर्स लगा दूं, ब्रेक डाउन जरूर कर दूंगा डेफिनेटली, इसको मैं तोड़ सकता हूं, बट क्या इसकी शेप चेंज कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, इतना आसानी से अपनी शेप चेंज नहीं करता है। तो ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर आती हैं? आपके सॉलिड के अंदर। क्या पार्टिकल के अंदर मूवमेंट रहेगा? मूवमेंट बिल्कुल नेग्लिजिबल रहेगा, तभी वो रिजिड है, तभी वो रिजिड है। तो आप यहां से बोल सकते हो, एक चीज और आ सकती है अगर आपको इंक्लूड करना है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट है वो बहुत लो रहता है, मतलब बहुत हाई नहीं है, कुछ भी नहीं होता है इनके अंदर, ये जैसे हैं वैसे ही रह सकते हैं, केवल एक टू एंड फ्रो टाइप की मोशन जो होती है उसको ये परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे पास कौन कौन से एग्जांपल आते हैं सॉलिड स्टेट के लिए? अरे बहुत सारे एग्जांपल आते हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। आपके पास चेयर होगी, आपके पास टेबल होगी, आपके पास मेटल की शीट होगी, आपके पास पेन होगा, आपके पास पेंसिल होगी, जो मन करे यूज कर लो, वो सारे के सारे एग्जांपल आपके सॉलिड्स के ही होने वाले हैं। आई होप ये पार्ट बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। देखो जैसे नोट्स बनवाते हुए चल रहा हूं बिल्कुल वैसे ही बनाते हुए चलना, जो जो क्वेश्चंस के लिए बोल रहा हूं वो क्वेश्चंस करते हुए चलना, जो चीजें बोली जा रही हैं अगर आप उनको रिगरसली फॉलो करोगे, मैं ट्रस्ट मानना मेरी बात का कि फिजिकल केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, इतना मैं बोल सकता हूं, क्योंकि नीट के पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत आसान है उनको सॉल्व करना, इसलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपका बेसिक स्ट्रांग हो जाए बहुत। ठीक है, तो जैसे नोट्स बनवाए जा रहे हैं, जिस तरीके से बनवाए जा रहे हैं, हर चीज को नोट करते हुए चलना है, बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपके कंफ्यूजन के चांसेस मिनिमम हो जाए। ठीक है,
चलो ये बात तो हमने कर ली सॉलिड स्टेट की। अब अगर मैं अगली बात करूंगा तो सेकंड जो बात आती है वो आती है आपके लिक्विड्स की, वो आगे बात आती है लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि इनके केस में अगर आप देखोगे इनका मास जो है वो तो फिक्स्ड है, इनका मास जो है वो तो फिक्स्ड है, बट अगर मैं इनकी शेप की बात करूं, इनका वॉल्यूम भी ले लोगे तो वॉल्यूम भी आपका फिक्स्ड ही रहता है, वॉल्यूम भी आपका फिक्स्ड ही रहता है। बट इनकी शेप की अगर मैं बात करूंगा तो शेप क्या है आपकी, वेरिएबल है। इनकी शेप आपकी वेरिएबल, आप जानते हो ना, एक पानी आप थोड़ा सा ले लो, 10 ml 20 ml 50 ml जो आपको लेना लो, उसको ग्लास के अंदर डालोगे ग्लास वाली शेप हो जाएगी, किसी बाउल के अंदर डालोगे बाउल वाली शेप हो जाएगी, किसी प्लेट के अंदर उसको डाल दोगे तो वैसी शेप ले लेगा वो। मतलब जिस कंटेनर के अंदर आप डालते हो उसको वैसी वो शेप ले लेता है। मतलब आप सिंपली बोल सकते हो इट एक्वायर्स द शेप ऑफ द कंटेनर। ठीक है, जैसी कंटेनर की शेप होगी वैसा ही ये अपनी शेप भी ले लेगा। अगर मैं फिर से बोलूं कि भाई एक लाइन में मुझे डिफाइन करो, 3 शब्दों में वर्णन करो लिक्विड स्टेट का, ऐसे काफी सारे आजकल मीम आते हैं 3 शब्दों में वर्णन करो जीवन का, तो ऐसे ही मैं बोल रहा हूं आपको कि एक लाइन में वर्णन कर दो केवल लिक्विड स्टेट का, तो आप सिंपली बोल सकते हो लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड्स की क्या होती है, टेंडेंसी होती है फ्लो करने की, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब इस केस में आपको एक चीज समझ में जरूर आ गई होगी कि अगर ये फ्लो कर सकते हैं, इनके अंदर वो मूवमेंट वाली टेंडेंसी है, तो एक प्रॉपर्टी जो है, एक प्रॉपर्टी जो है वो जरूर आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर आप बोल सकते हो कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन पार्टिकल्स, वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। मतलब ना ज्यादा होगा ना बहुत कम होगा, मॉडरेट सा रहता है, इसलिए ये आपके फ्लो कर जाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, ये बात तो हो गई आपके लिक्विड्स की। अगर इनके लिए मैं एग्जांपल की बात करूंगा, बहुत सारे एग्जांपल हैं, देखो इनके केस में बहुत सारे एग्जांपल हैं। आप वाटर ले सकते हो, आप अल्कोहल ले सकते हो, ठीक है, आप हनी ले सकते हो, हनी ले सकते हो, मतलब घर पे जो भी चीजें आप देखते हो ना वो सारी की सारी उनकी कैपेबिलिटी होती है। आप ऑयल को देख सकते हो, आप ऑयल को देख सकते हो, ये कहीं ना कहीं किस कैटेगरी के अंदर लाई करते हैं, ये आपके पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो क्योंकि ये सारे के सारे लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अब अगर नेक्स्ट में बात करना चाहूं तो हमारे पास केवल एक स्टेट रह जाती है जिसको हम बोलते हैं गैसियस स्टेट। क्या बोला जाता है इसको, गैसियस स्टेट बोलते हैं। गैसियस स्टेट के अंदर आप देखोगे तो भैया यहां पे ना तो आपकी फिक्स शेप है, यहां तो आपकी शेप हो गई, आपका वॉल्यूम हो गया, कोई भी फिक्स नहीं है। यहां पे ये सारे के सारे क्या होने वाले हैं, वेरिएबल होने वाले हैं। मतलब आपने 10 ml गैस अगर ली है लेट्स से, तो उसको आप कंटेनर, जिस भी कंटेनर में डालोगे उस कंटेनर का पूरा वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई कर लेगी। इसलिए यहां पे बात क्या आती है कि ना तो उसकी कोई शेप फिक्स है ना ही उसका कोई वॉल्यूम फिक्स है। इस केस में अगर आप देखोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसका, बिटवीन पार्टिकल्स का, जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बेटा वो तो काफी लो हो जाता है। तभी पार्टिकल्स की कोई शेप फिक्स नहीं होती है, तभी वो जिस कंटेनर में जाते हैं वहां पे उसी का शेप ले लेते हैं, उतना ही वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो यहां पे आपके पास आती है शेप भी वेरिएबल है और वॉल्यूम भी वेरिएबल है। अब यहां से एक चीज फिर से वही कि एक लाइन में वर्णन कर दो गैसियस स्टेट का, तो आप सिंपल बोलोगे कि क्या है, गैसेस आर कंप्रेसिबल इन नेचर, कि गैसेस जो हैं वो मेरी कंप्रेसिबल होती हैं। अब कंप्रेसिबल होने का मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कि जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, जब आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो आप इनका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर सकते हो। मतलब क्या है, इफ यू अप्लाई प्रेशर you can reduce
इट्स वॉल्यूम। अब सॉलिड के अंदर करके देख लो, मैं इसके अंदर प्रेशर लगा दूं और ये पेन अपना वॉल्यूम चेंज कर दे, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो आपके कंप्रेसिबल होते ही नहीं है। लिक्विड के केस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम देखने को मिलती है। गैसेस में ऐसा है कि आप देखते हो ना, जैसे आपका डिओड्रेंट आता है, अब बॉटल तो बहुत छोटी सी है बट उसके अंदर 250 ml तक का आपका जो डिओड्रेंट है वो आ जाता है, क्योंकि आपने उसको कंप्रेस कर दिया है। और जब कंप्रेस करोगे, आप जब शेक करते हो तो आपको ऐसा लगता है अंदर कुछ लिक्विड भरा हुआ है, जब बाहर निकालोगे तो एकदम से आपकी गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। सेम आपकी एलपीजी के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि वो कंप्रेसिबल होते हैं नेचर में, मतलब आप जब फोर्स लगाओगे, जब प्रेशर लगाओगे, तो आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं आपके पास। सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो तो एयर ही है, जिसके अंदर सारे मिक्सचर आ जाते हैं। अदरवाइज आप ऑक्सीजन ले सकते हो, नाइट्रोजन ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, फ्लोरीन ले सकते हो। ये सारे ही एग्जाम्पल जो हैं ये आपके गैसेस के हैं। आई होप दिस एंटायर पार्ट इज क्लियर। ये समझ में आ गया होगा कि बात क्या चल रही है। आप नोट कर सकते हो इसको, साथ के साथ नोट करते रहोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। ठीक है, नोट्स में ऐसे बनवाऊंगा जो प्रॉपर रहे, जिसको पढ़ के आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। ठीक है, ऐसे ही बनवाऊंगा मैं। और कोई भी चीज टफ नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। अगर ये धारणा आपने बना ली है कि फिजिकल केमिस्ट्री हमसे ना हो पाएगी, तो मैं ये बात कह रहा हूं कि एट द एंड ऑफ दीज सेशंस, जब फिजिकल केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी, तो ये धारणा आपकी खुद चेंज हो जाएगी कि हाँ, मैं फिजिकल केमिस्ट्री कर सकता हूं, बहुत आसान है, केवल मुझे क्वेश्चन समझने की, क्वेश्चन डिकोड करने की जरूरत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हम क्वेश्चन डिकोड नहीं कर पाते हैं कि भैया चल क्या रहा है, पूछ क्या रहा है वो। तो मैं वो कोशिश करूंगा कि आपका वो जो डिकोड होने वाला स्टेट है वो क्लियर हो जाए, वो ऑब्स्टेकल जो है आपका वो पास हो जाए, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सारे कर सको। ठीक है, खुद पे थोड़ा भरोसा रखना। आज कोर्स का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे दिन पे, तो आप बस ये मान के चलना, आप अपनी धारणा बना लेना बिल्कुल कि मैंने करना है, मुझसे हो सकता है, मैं डेफिनेटली करके दिखाऊंगा। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के जितने क्वेश्चन है सारे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो बात आती है, ये तो हमने बात कर ली फिजिकल स्टेट की। इसके अलावा दो स्टेट और आती हैं, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बट वो स्पेशल केसेस हैं और अभी हमारे लिए उतने रेलेवेंट नहीं है। जब आएंगे डेफिनेटली हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हमारे लिए उतना रिक्वायरमेंट नहीं है उनका, तो मैं उनको अभी इस टाइम पर डिस्कस नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमने देखा था, सबसे पहला जो आया था उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। उसको हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस बोलते हैं बेटा। प्योर सब्सटेंस का नाम ही दिख रहा है, जैसे देखते होगे ना टीवी वगैरह में ऐड आते हैं, बहुत आजकल चलते हैं, शुद्ध देसी घी, ऑर्गेनिक सब्जियां, ऐसे करके खूब चलता है। मतलब एकदम आपको दिखाने के लिए कि देखो भैया ये प्योरिटी से भरी हुई है, एकदम प्योर गोल्ड है अगर आप मार्केट में लेने जा रहे हो। तो इसका मतलब है, प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि वहां पे आपके पास सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं है, कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, केवल सेम टाइप के पार्टिकल्स आपको जहां पे मिल जाएंगे वहां प्योरिटी की बात हो जाएगी। ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, सेम टाइप और ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक टाइप के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, अब ये पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, देखो ये आप मान के चलना, अगर मैं इनके छोटे पार्ट में जाऊंगा, इनको कोशिश करूंगा समझने की, तो यहां पे आपको ये एटम्स भी मिल सकते हैं कि सेम टाइप के एटम्स हो, या फिर आपको ये मॉलिक्यूल्स भी मिल सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है कि आप प्योरिटी में क्या देखना चाहते हो। बट प्योर का मतलब है कि सेम टाइप के पार्टिकल्स ही आपको मिलने वाले हैं। अब अगर इसकी मैं बात करूंगा, फर्दर इसका एनालिसिस करूंगा, तो यहां से मुझे यह समझ में आता है कि इसके दो पार्ट होते हैं। पहले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, जिनका जिक्र अभी मैं स्टार्ट करूंगा। पहले जो होते हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स, और इनको भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है तीन पार्ट्स में। पहले आते हैं जिनको हम बोलते हैं मेटल्स, दूसरे जो आते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन मेटल्स, और तीसरे जो आते हैं इसके अंदर उसको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स। क्योंकि अब तो हमारे पास सब चीजें हैं। मेटलॉइड्स मतलब सेमी मेटल भी यूज होता है, ठीक है, कभी कभी टर्म जो होता है वो सेमी मेटल भी यूज हो जाता है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है? तो इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं तीन पार्ट में। अब इसके अंदर जो दूसरा क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं वो आता है आपका कंपाउंड्स का। जो सेकेंड पार्ट आता है वो आता है आपका कंपाउंड्स का।
इसका भी क्लासिफिकेशन अभी करेंगे अच्छे तरीके से, इसको भी समझेंगे कि क्या बात होती है इसके अंदर। बट यहां पर आपके पास दो तरीके के कंपाउंड जनरली आपको देखने को मिलते हैं। पहला वो जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पहला वो जिसको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरा वो जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ये आपको समझ में आ गया हो। सारा क्लासिफिकेशन करेंगे, सारी चीजों को समझेंगे, अभी मैं केवल आपको बता रहा हूं कि क्या क्या इनके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आती है, जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसके अंदर जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं आपका मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर या फिर इम्प्योर सब्सटेंस। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि यहां पर तो हमारे पास सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स थे, यहां पे हमारे पास 2 और मोर टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। मतलब यहां पे 2 या उससे ज्यादा टाइप के आपके पास पार्टिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं और उनको हमने एक साथ मिक्स कर दिया है। अब मिक्स करने के बाद या तो वो पूरे पूरे मिक्स हो सकते हैं या एक दूसरे में मिक्स ही नहीं होंगे। तो यहां से आप फर्दर इसको क्लासिफाई कर सकते हो कि पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं होमोजेनस, होमोजेनस मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर, और दूसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर, उसको हम बोलते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, और पूरी केमिस्ट्री में आपने पता नहीं एन नंबर ऑफ टाइम्स ये पढ़ा होगा कि इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन ले लिया है, सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया है, एसिड का सॉल्यूशन ले लिया है, बेस का सॉल्यूशन ले लिया है। तो होमोजेनस के अंदर ही वो पार्ट आता है और काफी इंपॉर्टेंट टर्म भी है। ठीक है, आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हमारे लिए जो मेन कंसर्न है वो सारा का सारा इसको समझना है, इसको डिकोड करना है पहले तो, क्योंकि इनको डिकोड करना तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, अगर मैं देखूंगा कि होमोजेनस और हेटेरोजेनस मिक्सचर में फर्क क्या है, तो अगर मैंने जितने भी कंपोनेंट्स मिक्स किए थे, इनमें आप पार्टिकल्स भी ले सकते हो, कंपोनेंट्स भी ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है। देखो आपका, आप पार्टिकल्स भी कंसीडर कर सकते हो, कंपोनेंट्स भी कंसीडर कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूंगा कि एक ही टाइप के कंपोनेंट है तो वो आपका प्योर सब्सटेंस हो गया, 2 या उससे ज्यादा टाइप के कंपोनेंट है तो वो आपका मिक्सचर हो गया। अब अगर मैंने जितने कंपोनेंट्स को मिक्स किया है बेटा, अगर मैं उनको मिक्स करने के बाद डिफरेंस नहीं बता पाऊं कि कौन सा कंपोनेंट कहां प्रेजेंट होगा, मतलब उन कंपोनेंट के बीच में कोई भी बाउंड्री सेपरेशन नहीं है, तो मैं सिंपली बोलूंगा वो होमोजेनस मिक्सचर है। जैसे तुम शुगर के अंदर पानी डाल दो, थोड़ी देर बाद देखोगे शुगर पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर तुम उस पानी को देख के बता नहीं सकते हो कि शुगर कहां कहां बैठी होगी, क्योंकि सब कुछ डिसॉल्व हो चुका है, मतलब कोई बाउंड्री सेपरेशन नहीं रह गया है। अब वही पानी में तुम चौक या सैंड डाल के देख लो, थोड़ा सा स्टर करो उसको, जब सेटल हो जाएगा तुमको दिख जाएगा कि नीचे की तरफ तो आपकी रेत हो गई या चौक का पाउडर हो गया, वो बैठा हुआ है, और ऊपर की तरफ पानी है, मतलब वहां पे बाउंड्री सेपरेशन आपको दिख जाता है। तो आप सिंपली इन दोनों के केस में बोल सकते हो कि पहले केस में तो कोई भी नो बाउंड्री सेपरेशन, नो बाउंड्री सेपरेशन किसमें, बिटवीन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स के बीच में मिक्स करने के बाद मुझे कोई भी बाउंड्री सेपरेशन नहीं दिखता है, जबकि इस केस में आपको क्या दिख जाएगा, आपको यहां पे बाउंड्री सेपरेशन दिखेगा, यहां पे आपको बाउंड्री सेपरेशन दिख जाएगा। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, नोट करते हुए चलो, पॉज कर सकते हो आराम से, आपके पास ये फ्रीडम है, पॉज करो, नोट करो, और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले तो कि भाई एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को कैसे समझेंगे, क्योंकि हमारी डीलिंग जो है अभी सबसे ज्यादा वो इनके साथ होने वाली है, तो इनको पहले समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बोला था कि एलिमेंट्स आपके प्योर सब्सटेंस का एक पार्ट है, मतलब उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे ना वो सेम टाइप के होंगे। अब वो कंपोनेंट होंगे कौन से भाई, उसको तो कंसिडर कर लें पहले। तो अगर मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की ही एक फॉर्म है विच कंटेन्स ओनली
वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जिनके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के होते हैं एंड हैव डेफिनेट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये पार्टिकल जो होते हैं ना जनरली, ये आपके इन मोस्ट ऑफ द केसेस एटम्स होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके एटम्स होते हैं। अगर मैं कुछ केसेस में बात करूंगा, कुछ स्पेशल केसेस में आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, बट जनरली हम बात करते हैं कि सेम टाइप के एटम जहां पे प्रेजेंट हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग एलिमेंट्स का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं गोल्ड की एक रिंग ले लेता हूं और उसको मैं देखूंगा ध्यान से, तो उसके अंदर जितने भी एटम्स दिख रहे होंगे ना मुझे, वो सारे के सारे गोल्ड के ही एटम्स होंगे। तो मैं बोल सकता हूं कि वो जो मैंने कंसीडर किया है सब्सटेंस, वो एक एलिमेंट है। सेम तरीके से अगर मैं कार्बन को देखूं, कोल का एक टुकड़ा उठा लूं और उसको बहुत ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करूं, तो मुझे पता चलेगा कि जितने भी एटम्स हैं उसके अंदर, वो सारे के सारे कार्बन के ही बने हुए हैं। तो यहां से समझ में आता है क्लासिफिकेशन किसका, आपका एलिमेंट्स का। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप नोट कर सकते हो ताकि आपको हमेशा दिमाग में फिट रहे कि जो एलिमेंट्स हैं उनका मतलब क्या है। हमारे पास मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मीनिंग यही है कि जिनमें सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अब अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं, हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूं, तो डेफिनेटली वो एलिमेंट जो है, जो एग्जिस्ट करता है नेटिव स्टेट में, वो एज अ गैस एग्जिस्ट करता है। तो उसमें H2 गैस हम लोग यूज करते हैं। तो H2 गैस में भी जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो दोनों हाइड्रोजन के ही हैं। क्लोरीन जो है, क्लोरीन भी आपकी गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, Cl2 गैस की फॉर्म में। तो वहां पे भी जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो क्लोरीन के ही हैं। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि जो सिंपलेस्ट पार्टिकल है उनके अंदर, सबसे छोटा पार्टिकल है, वो सेम टाइप का रहता है और वो मोस्टली एटम्स होते हैं। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो चर्चा आती है वो आती है इसके क्लासिफिकेशन की। तो आपके जो एलिमेंट है उनको सबसे पहला क्लासिफिकेशन मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेटल्स। अब मेटल्स के केस में आप देखो, नोट करते जाना, ये प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी भी होंगी कि मेटल का मतलब क्या है। मेटल सबसे पहली बात तो आपके शाइनी सरफेस के होते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में इनको बोलते हैं कि इनकी शाइनी सरफेस है। दूसरा बोलते हैं कि ये आपके डक्टाइल होते हैं नेचर में। तीसरा होता है कि ये मेलेबल होते हैं नेचर में। चौथा होता है ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो आपको दिख जाती हैं वो मेटल की होती हैं। ठीक है, क्या क्या बोल सकते हो आप इनको, कि यहाँ पे इनका नेचर जो है वो डक्टाइल है, ये आपके सोनोरस होते हैं, ये आपके मेलेबल होते हैं, ये आपके गुड कंडक्टर होते हैं ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं और ये आपके शाइनी सरफेस के होते हैं। इनका सरफेस जो होता है बेटा वो शाइनी होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं। अब डक्टाइल का मतलब क्या है, सोनोरस का मतलब क्या है, मेलेबल का मतलब क्या है, ये सारे टर्म समझ लेते हैं। कि अगर आप किसी भी मेटल को जब आप एकदम हथौड़ा मार मार के ठोकोगे तो एकदम पतली शीट जो होती है, थिन शीट जो होती है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप उसको खींचोगे तो वो एक लंबे वायर की फॉर्म में भी बहुत आसानी से आ जाएगा। ये तो बात हो गई मेलेबल नेचर की और डक्टाइल नेचर की। सोनोरस का मतलब क्या है, जब भी आप किसी चीज से, किसी ऑब्जेक्ट से हिट करोगे तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ये सोनोरस भी होते हैं। आपके कंडक्टर होते हैं अच्छे खासे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, तो हमको पता ही है कि बहुत अच्छा कंडक्शन करते हैं और काफी सारे वायर्स में हम लोग मेटल्स को यूज करते हैं। और इनकी शाइनी सरफेस भी होती है, चाहे आप गोल्ड की देखो, चाहे सिल्वर की देखो, चाहे आयरन को देखो, आपको एक शाइनी सरफेस इनकी दिख जाएगी। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी आती हैं आपके मेटल के केस में। ये सारी प्रॉपर्टीज आती हैं आपकी मेटल के केस में। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। केवल ये 3 एग्जाम्पल नहीं है, इसके बाद भी आप कोबाल्ट को ले सकते हो। कोबाल्ट आपका अच्छा एग्जाम्पल है। आप सोडियम को कंसीडर कर सकते हो, आप कैल्शियम ले सकते हो। मतलब जितने आपको पता है ना, आप उतने कंसीडर कर सकते हो। आप एल्यूमिनियम को ले सकते हो, आप जिंक को ले सकते हो। ये सारे ही एग्जाम्पल आपको किसके दिख जाएंगे, आपके मेटल्स के केस में दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया। अब ये सारी प्रॉपर्टीज इनके अंदर नहीं होती हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज जिनके अंदर नहीं होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, उनको हम नाम देते हैं नॉन मेटल्स। तो आप अगर पीरियडिक टेबल देखोगे ना, पीरियडिक टेबल के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट जो हैं वो मेटल हैं आपके, और बहुत कम नंबर ऐसा है एलिमेंट्स का जो कि नॉन मेटल वाला है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है पीरियडिक टेबल का और आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई थी, तो आपको पता होगा कि 2 अलग अलग ब्लॉक होते हैं पीरियडिक टेबल में। वैसे तो 4 होते हैं पर 2 अलग अलग एक्सट्रीम कॉर्नर पे ब्लॉक होते हैं। एक बिल्कुल इस तरफ होता है और एक बिल्कुल उस तरफ होता है। तो सामने मेरे पीरियडिक टेबल बनी हुई है,
इस तरफ में अगर मैं देखूंगा आपके राइट हैंड की साइड पे, तो एक पी ब्लॉक आता है। आपको केवल नॉन मेटल जो है वो पी ब्लॉक के अंदर ही देखने को मिलेंगे, बाकी कहीं नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहां पर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये मेलेबल नहीं होते हैं, लिखते जाना खुद ही कि मेलेबल नहीं होते हैं, डक्टाइल भी नहीं होते हैं, सोनोरस भी नहीं होते हैं, इनकी सरफेस भी शाइनी नहीं होती है, और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आती हैं नॉन मेटल के अंदर। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा ऐसा होना चाहिए, इन जनरल ऐसा ही क्लासिफिकेशन रहता है। जैसे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, आपका ऑक्सीजन हो गया, आपका क्लोरीन हो गया, आपका फॉस्फोरस हो गया, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके, ये बेसिकली नॉन मेटल के आते हैं। तो इस बीच में मेटेलॉइड कहां से आए? मेटेलॉइड का मतलब क्या है कि इनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल भी हैं, एंड इनके केस में इनके पास सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल भी हैं। इनके पास प्रॉपर्टीज जो हैं वो मेटल की भी आती हैं और नॉन मेटल की भी आती हैं। कैसे? अगर मैं एक एग्जांपल की बात करता हूं, समझाने की आपको कोशिश करता हूं कि कभी आपने सिलिकॉन का टुकड़ा देखा है? सिलिकॉन की प्लेट आती है बहुत अच्छी, आप उसको जब देखोगे ना तो वो काफी शाइनी होती है, काफी ज्यादा शाइनी होती है, वो अच्छा कंडक्शन भी करती है। उसके केस में आपको कंडक्शन भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि जितनी भी सेमीकंडक्टर चिप बनती हैं आपकी, या आपने रिमोट देखा होगा टीवी का या एसी का, उसके अंदर जो एक प्लेट डली होती है वो मोस्टली सिलिकॉन से ही बनती है। तो ये सारी प्रॉपर्टी, शाइनी सरफेस हो गई, इनका अच्छा कंडक्शन हो गया, ये कहीं ना कहीं मेटल से मिलता जुलता है। और सेम केस में अगर मैं बात करूंगा तो ये आपके ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब है टूट जाते हैं बहुत आसानी से, कि अगर मैं हल्का सा फोर्स लगाऊं तो वो प्लेट टूट जाएगी, बहुत बहुत अच्छे तरीके से टूट जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी, कि ब्रिटल भी होते हैं और साथ में वो कंडक्टर भी होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज आपकी मेटल के साथ भी मैच कर जाती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज आपकी नॉन मेटल के साथ भी मिल जाती हैं। ये प्रॉपर्टीज किसके अंदर होती हैं? मेटलॉइड्स के अंदर होती हैं। जैसे आपका सिलिकॉन हो गया, जैसे आर्सेनिक हो गया, जैसे जर्मेनियम हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके जिसको आप क्लासीफाई कर सकते हो मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज सेमी मेटल की कैटेगरी में। आई होप यहां तक का सारा पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो, अब जो नेक्स्ट बात है, अब जो नेक्स्ट बात है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि भैया हमने देख तो लिया है, हमने देख लिया है कि हमारे पास एलिमेंट्स कौन कौन से थे। अब ये भी कर लेते हैं डिस्कशन कि कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो कंपाउंड्स के केस में याद रखना कि ये भी आपके प्योर सब्सटेंस का ही एक पार्ट है, ये भी आपके प्योर सब्सटेंस का ही पार्ट है, मतलब एक टाइप के पार्टिकल्स, एक टाइप के कंपोनेंट इनके अंदर भी होंगे। बट दीज आर दी प्योर सब्सटेंसेस विच कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स, जिनके अंदर एलिमेंट एक से ज्यादा हो सकता है, एंड हैव प्रॉपर्टीज डिफरेंट देन दी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब इनके केस में आपको याद रखना है, देखो एलिमेंट और कंपाउंड में आप जनरली कंफ्यूज हो जाते हो कि सर डिफरेंशिएट कैसे करें इसको। तो देखो एक बात है, एलिमेंट्स के केस में जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे सेम रहेंगे। कंपाउंड्स के केस में ऐसा बोला जाता है कि उसके अंदर एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, बट वो एक फिक्स अमाउंट में कंबाइन कर रखे हैं, एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रखे हैं, जिन्होंने मिलकर बनाया है एक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल सारे सेम रहते हैं, वो मॉलिक्यूल सारे के सारे सेम रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात कर लेता हूं, मैं H2O जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर की बात करता हूं। तो वाटर के केस में आपको दो एलिमेंट देखने को मिलेंगे, यहां पे हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है और यहां पे ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। बट यहां पे इन दोनों केस में, ये दोनों एलिमेंट्स तो हैं, बट इसके केस में जो मैं मॉलिक्यूल की बात करूंगा, मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल बना हुआ है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? H2O मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। कि अगर मैंने एक ग्लास पानी लिया है और उसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहा हूं, तो मुझे जितने भी पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, सारे के सारे H2O के ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो फिक्स रेशियो में कंबाइन हो गए थे। तो अगर मैं एलिमेंट की बात करूंगा तो वहां एटम्स आपको जनरली सेम दिखते हैं। इस केस में आपके पास जनरली सेम मॉलिक्यूल्स दिखते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स formed by
डिफरेंट एटम्स। वो एटम्स कुछ भी हो सकते हैं, देखो किसी भी एटम से मिलकर कंबाइन कर सकते हैं, बट अदरवाइज उनके अंदर मॉलिक्यूल्स जो है वो सारे के सारे सेम रहते हैं। ये आइडिया है आपका किसके बारे में? ये आइडिया है आपका बेसिकली बहुत सिंपल एनालिसिस है कंपाउंड के बारे में। आई होप ये पार्ट सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से देख लो, समझ लो, फिर आगे की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब बात आती है किस तरीके के होते हैं, कैसे कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी जो आती है कंपाउंड्स के अंदर वो आती है आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहली कैटेगरी जो आती है वो आती है आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो मैंने आपको बता दिया था जनरली इनका मतलब क्या होता है, कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अर्थ क्रस्ट। जमीन के नीचे से मिलने वाले जो कंपाउंड्स हैं मोस्टली उनको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड हो गया, अब तो लैब के अंदर भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं है, बट जो बेसिक ओरिजिन है वो अर्थ क्रस्ट से ही है, ऐसा माना जाता है। बात करूंगा इसके केस में, तो आप बोल सकते हो सिंपली NaCl आ जाता है सर। आप कॉपर सल्फेट ले सकते हो, कैल्शियम क्लोराइड ले सकते हो, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हो, आप कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हो। ये सारे कंपाउंड जो हैं बेसिकली आपके किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। एग्जांपल आपके सामने दिख ही रहे हैं, आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हो, ये सारे के सारे आपके इनऑर्गेनिक टाइप के कंपाउंड हैं। तो दूसरा क्या होता है फिर सर, दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, उनको हम बोलते हैं बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनका मतलब क्या है कि जो लिविंग से मिलते थे या फिर ऐसे सभी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको कॉमनली हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जिनको हम जनरली क्या बोलते हैं बेटा, जिनको हम जनरली बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ऐसे सभी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जिनको जनरली हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है, और साथ में प्लस देयर डेरिवेटिव्स। कुछ डेरिवेटिव्स भी आप यूज के अंदर कर सकते हो, डेरिवेटिव्स भी आप उसके अंदर यूज कर सकते हो, प्लस देयर डेरिवेटिव्स। ओके, प्लस देयर डेरिवेटिव्स। आई होप ये पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि मैंने हाइड्रोजन को हटा दिया और मैंने कुछ और लगा दिया उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप इथेनॉल को देखते हो, तो यहां पे मैंने हाइड्रोजन को हटा के ऑक्सीजन और OH मतलब OH ग्रुप जो था उसको इंसर्ट कर दिया। मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन भी डाल सकता था, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप उस केमिस्ट्री के साथ खेल सकते हो बहुत आसानी से। इसलिए हमारे पास इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आते हैं, क्योंकि आप हर बार किसी एक एटम को चेंज करके कुछ नया कंपाउंड बना सकते हो। ठीक है, जैसे आपका सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हो गया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे सिंपल आपके हाइड्रोकार्बन आते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। ये तो आपने बहुत कई बार देखा भी होगा, CH4 जब लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीथेन। इसको क्या बोला जाता है, मीथेन। ये सिंपलेस्ट आपका हाइड्रोकार्बन है। आई होप ये सारी चर्चा अब आपको समझ में आ गई होगी। देख लो एक बार अच्छे से। अब जो नेक्स्ट चीज आती है जिसका मेन कंसर्न है कि सर ये सारा तो हमने पढ़ लिया है, बट ये जिनसे मिलकर बने हुए हैं, आप बार बार एटम और मॉलिक्यूल का कुछ नाम ले रहे थे, उनको एक बार देख लें, क्योंकि वहीं से आपकी सारी कहानी स्टार्ट होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं एटम्स की। तो एटम्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि ये सबसे पहली बात तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। कि जैसे मैंने एक घर बनाया है, 4 दीवारी खड़ी कर दी है, ऐसे बोलते हैं ना, घर बना दिया है। घर जब बनाते हैं तब मैं देखता हूं कि घर तो 3 डायमेंशनल दिख रहा है, मतलब मैं किस पेन को उठाऊंगा तो मुझे 3 डायमेंशनल दिख रहा है। मैं इस घर को देखूंगा, इस रूम को देखूंगा, मुझे 3 डायमेंशनल दिख रहा है। ठीक है, ये जो क्लासरूम मुझे दिख रहा है अभी, ये 3 डायमेंशनल है, बिल्कुल प्रॉपर दीवारें बनी हुई हैं, सब कुछ सेट हो रखा है। मेरे दिमाग में एक डाउट आएगा कि बना किससे है। फिर मैं इसको शायद बीच में से ब्रेक डाउन करना शुरू करूंगा और मैं पाऊंगा कि यहां पे जो अरेंजमेंट किया गया है ना, वो ब्रिक्स को रख के किया गया है, जो ईंटें होती है ना आपकी, उनको रख के किया गया है। तो उनसे एक स्केलेटन इसको दिया गया है, 3 डायमेंशनल शेप दिया गया है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको मैं ब्रिक बोलूंगा। मैं अपनी बॉडी को देख लूं, ह्यूमन बॉडी जो है वो मिलके किससे बनती है, वो सेल से मिलके बनती है। तो आप देखोगे सेल जो आपके हैं
वो टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, फिर वो आपका ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ओवरऑल स्केलेटन आपका खड़ा हो जाता है। तो आप अगर देखो कि बॉडी के अंदर भी वही चीज़ है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है बेसिकली उसको सेल बोलते हैं। सेम तरीके से हर टाइप का कंपाउंड जो है, हर टाइप का सब्सटेंस जो है, वो कहीं ना कहीं जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसके अंदर एटम आती है। अब एटम जो है वो पहली बात तो स्मॉलेस्ट यूनिट तो है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल डेफिनेटली है। अब ये किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। मैंने बोला था ना कि एलिमेंट के लिए जनरली हम एटम्स का यूज करते हैं डिफाइन करने के लिए, और कंपाउंड्स को डिफाइन करने के लिए हम जनरली मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं। तो यहां पे मैंने क्या बोला था कि ये आपका स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका, एलिमेंट का। बट इस केस में याद रख लेना कि विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बट गारंटी नहीं है कि वो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आप निकालोगे वो खुद अकेले रहना पसंद करेगी या नहीं करेगी। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाती है। बट अगर आप देखोगे, कंसीडर करोगे नोबल गैसेस का, ये वाला पार्ट थोड़ा अलग है। अगर मैं बात करता हूं नोबल गैसेस की, आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही नोबल गैसेस के बारे में। इनर्ट गैस भी बोलते हैं इनको, इनर्ट गैस की बोलते हैं, क्योंकि ये हाईली स्टेबल हैं, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब है इस केस में इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डेफिनेटली पॉसिबल है, केवल इस केस में, केवल इस केस में जब हम नोबल गैसेस की बात कर रहे हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल को उठा लो, अब तुम उठा लो रेस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल को, बाकी जितने बचे हैं ना सबको उठा लो, सबको उठा लो। इस केस में आपको इस केस में आपको कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं देखने को मिलेगा। इस केस में आपको कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नहीं रह पाते हैं, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है उतने। वो स्टेबल थे इसलिए वो रह सकते थे, ये नहीं रह पाते हैं। तो ये तो हो गई एटम्स की बात, ये हो गई एटम्स की बात। और हमारे पास बहुत सारे अलग अलग एटम हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने 9th और 10th क्लास में थोड़ा भी ध्यान दिया है केमिस्ट्री के अंदर, तो आपने देखा होगा कि आप शुरुआत के 20-30 एलिमेंट के साथ टकरा चुके हो अब तक। जिसमें आपका पहला आता है हाइड्रोजन, फिर आता है आपका हीलियम, फिर आता है लिथियम, फिर आता है बेरिलियम, फिर आता है बोरॉन, फिर आता है कार्बन, फिर आता है नाइट्रोजन, फिर आता है ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन एंड देन नियॉन। 10 एलिमेंट ये हो गए। फिर आपके पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ये आ जाते हैं आपके पास। फिर उसके बाद अगर मैं 21 से स्टार्ट करूंगा तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड कॉपर एंड जिंक। इस तरीके से आपके पास 30 एलिमेंट आते हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक काम जरूर कर लेना कि शुरुआत के 30 एलिमेंट्स जो हैं उनसे आप थोड़ा सा फेमिलियर रहो, वो आपके दिमाग में हमेशा रहें, ताकि आपके पास कोई प्रॉब्लम दोबारा फेस करने के लिए ना आए। ये देखो ऐसा है, केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहली टेक्निक जो है वो बिल्कुल वही है जो आप बचपन में पढ़ते थे। बचपन में जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की होगी, कभी पूछना अपने मम्मी पापा से कि मैंने पढ़ना कैसे स्टार्ट किया था, तो उन्होंने पहले आपको ABCD समझाई होगी कि भैया ए ऐसे दिखता है, देख ले इसको, ए को, ये बी बिल्कुल ऐसे दिखता है, इसकी प्रैक्टिस करता रहे, हर रोज इसकी प्रैक्टिस कर। तो आपकी नर्सरी हो गई, आपकी फर्स्ट क्लास हो गई, आप इसी में दिन रात लगे हुए हो, ए लिख रहे हो, ए को समझ रहे हो कि एक की शेप कैसी है। क्या वहां पे लॉजिक ढूंढना था? लॉजिक नहीं था, पहले उसको समझना था कि कोई भी अगर मैं वर्ड लिखता हूं, उस वर्ड के अंदर जो अल्फाबेट्स आते हैं वो अल्फाबेट दिखते कैसे हैं। अगर मैं उससे फेमिलियर हो गया तो मुझे अब जाके लिटरेचर समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब मैं इंग्लिश की बुक भी पढ़ सकता हूं, मैं हिंदी की बुक भी पढ़ सकता हूं। बचपन से सीख के थोड़ी आया था कि सीधा पैदा होता ही और मैंने एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी थी। मुझे तो वर्ड का मतलब भी नहीं पता था, मुझे वर्ड के अंदर अल्फाबेट कैसे दिखते थे ये भी नहीं पता था। बट सबसे पहली स्टेप जो आई थी वो आई थी उन अल्फाबेट के साथ खुद को फेमिलियराइज करना, कि आप रोज देखते रहो कि उसकी शेप कैसी दिखती है, आप उसको लिख के देखो कि आप बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, और अपने माइंड में एक मैप बना लो कि ए ऐसा दिखता है, बी ऐसा दिखता है, सी ऐसा दिखता है, ताकि जब एक वर्ड आए, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, इस तरीके से अगर आए तो आप रिलेट कर पाओ कि ABCD का मतलब क्या था। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि शुरुआत की केमिस्ट्री को बिल्कुल ऐसे ही अपने दिमाग में लेके चलना कि मुझे पहले कॉन्सेप्ट्स के लिए कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग वही है कि मैं अल्फाबेटिकली सीख रहा हूं, अभी ABCD ही सीख रहा हूं। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि शुरुआत के 30 एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। वो ABCD सीखने जैसा है, ठीक है। रोज कोशिश करो, धीरे धीरे करके आ जाएगा। तो ये सारी बात तो हो गई एटम्स की। अब मॉलिक्यूल्स और एटम में डिफरेंस क्या है? अगेन याद रख लेना, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं,
बट डिफरेंस क्या है कि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं। ये भी क्या है आपके पास, दीज आर दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या फिर कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के ये पार्ट हो सकते हैं, बट इनके पास क्या है, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो वो जाएगा H2, अगर मैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा वो जाएगा O2, मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करूंगा वो जाएगा N2, फास्फोरस के केस में जब बात करते हैं तो वो हो जाता है P4, अगर हम बात करते हैं सल्फर के केस में तो वो हो जाता है S8, वाटर के केस में बात करते हैं तो वो हो जाता है H2O। ऐसे बहुत सारे हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर आपके सेम टाइप के एटम्स भी हो सकते हैं या दो अलग अलग एलिमेंट्स के दो अलग अलग एटम्स भी हो सकते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं मॉलिक्यूल ले लेता हूं H2SO4, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल मैं आपको दे रहा हूं। आप बोलोगे कि सर ये जो मॉलिक्यूल आपने बताया है, इसका एक जो मॉलिक्यूल आपने बताया है, इस केस में तो मुझे काफी सारे एटम्स दिख रहे हैं, मुझे हाइड्रोजन का भी एटम दिख रहा है इसके अंदर, मुझे सल्फर का भी एटम दिख रहा है इसके अंदर, और मुझे ऑक्सीजन का भी एक एटम दिख रहा है इसके अंदर। ये तीन अलग अलग तरीके के एटम हैं, बट ये तीनों एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है। ये तीनों ही क्या हैं, एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है। तो बेसिकली एक मॉलिक्यूल के अंदर आपको एक से ज्यादा अलग अलग तरीके के एटम्स दिख जाएंगे, वो पॉसिबल है क्योंकि अगर वो कंपाउंड का पार्ट है तो उसके अंदर आपको अलग अलग एलिमेंट्स तो दिखेंगे ही दिखेंगे, अगर वो एलिमेंट का पार्ट है तो उसके अंदर आपको सेम टाइप के दिखेंगे। ठीक है, आई होप ये पूरा पार्ट आपको अब समझ में आ गया होगा। स्टार्ट करें फिर आगे का पोर्शन। आप धीरे धीरे देखो, पॉज करके देख सकते हो बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट नोट्स प्रॉपर बनाते हुए चलना ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम चर्चा करने वाले हैं वो काफी ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। अब मैं सीधे सीधे आऊंगा क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, इस चैप्टर के अंदर भर भर के हमारे पास कैलकुलेशन है। तो सबसे पहली चीज जो आती है वो आती है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। वो क्या आती है, कंपाउंड का फॉर्मूला समझना। अगर मुझे लिखना आ गया तो मेरी आधी से ज्यादा समस्याएं तो दूर हो जाएंगी। अब यहां पे देखो, जो कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं ना, कौन से कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं, तो मोस्टली जो हम डील करते हैं ना वो करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के साथ। वो हम मोस्टली डील करते हैं किसके साथ, आयनिक कंपाउंड्स के साथ। यहां पे जो डीलिंग होती है ना वो मोस्टली होती है आयनिक कंपाउंड्स के साथ। इनको समझ लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं विच आर फॉर्म्ड बाय आयंस, जो आपके आयन से बनते हैं। और आयंस का मतलब क्या होता है, आयंस कुछ नहीं है, अरे भाई चार्ज स्पीशीज है बस। ये क्या है, चार्ज स्पीशीज है। बट कौन कौन से आयन की बात करेंगे सर, मुद्दा तो ये है हम कौन कौन से आयन की बात करेंगे। तो देखो, जब भी आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो इनके अंदर दो पार्ट आते हैं। एक वो आता है जिसको हम बोलते हैं कैटायंस, और एक वो आता है जिसको हम बोलते हैं एनायंस। कैटायंस और एनायंस में कैटायंस का मतलब है कि ऐसे आयंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो आप बोल सकते हो पॉजिटिवली चार्ज्ड जो स्पीशीज है वही क्या है मेरे लिए, वही मेरे लिए कैटायन है। और अगर एनायन की बात करूंगा तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है, जो नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज है उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे एनायन। उसी को हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। आई बात समझ में। तो सारी कहानी इसी से आती है कि आपको कैटायन और एनायन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इनका नॉमेनक्लेचर पता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब कैटायंस देखो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज हैं। ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। पॉजिटिव आयन कौन बनाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। बहुत सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, आपको ये पता होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज से चला गया तो वो पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा और नेगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज कब बनती हैं, जब आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और ये क्या होता है, याद रखना, इन जनरल आप बोल सकते हो
मेटल्स फॉर्म कैटायंस, कि मेटल जो हैं इन जनरल हमेशा कैटायंस बनाते हैं। और ये बात फिर एनायन के लिए भी लागू होगी, क्योंकि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा था, ये आपके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहे थे, क्योंकि तो ये आपके क्या बनेंगे ये आपके बनेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ये फिर कैसे बनेंगे, आपके गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे। तो आप इस केस में बोल सकते हो कि इन जनरल, अगर मैं इन जनरल बोलूं तो ये क्या होंगे, नॉन मेटल से बनेंगे। तो आप बोल सकते हो नॉन मेटल्स फॉर्म एनायंस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा ऐसा होता है, बट हाँ इन जनरल जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। आई बात समझ में? तो जब फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड की बात करेंगे, और कौन से कंपाउंड की बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। और आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, जो आयन से बनते हैं। और कौन कौन से आयन होते हैं उनके केस में, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। तो एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक नेगेटिव पार्ट होता है। पॉजिटिव पार्ट जनरली मेटल के थ्रू बनता है, और नेगेटिव पार्ट जो है वो जनरली नॉन मेटल के थ्रू बनता है। तो इनके नाम अगर मुझे पता चल गए तो कंपाउंड का नाम लिखना तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर जब मैं बात करूंगा तो उसमें फॉर्मूले से पहले एक आता है नॉमेनक्लेचर, एक आता है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर होता है नामकरण। नामकरण जब भी करते हो ना, नामकरण जब भी करते हो, आप याद रखना, कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट एंड देन anion will be named। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जो कालो काल से चली आ रही है, मतलब एकदम पुराने काल से ये सारी चीजें चली आ रही हैं। कैसे सर, एक दो एग्जांपल तो देके बताओ, तब तो हमको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, लेट्स से अगर मैं बात करता हूं, मैंने लिखा है सोडियम क्लोराइड। आप ऐसे लिखते हो ना, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, NaCl बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने पहले कैटायन का नाम लिखा है, क्योंकि NaCl के अंदर Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था, तो मैंने कैटायन को पहले लिखा, एनायन को बाद में लिखा। हमेशा ऐसा ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जब आप फॉर्मूला देखते हो तो आपको पता चलता है कि ये Mg2+ और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव से मिलकर बना हुआ है MgO। तो यहाँ पे कैटायन को पहले लिखा है, एनायन को बाद में लिखा है। तो जनरली नोमेनक्लेचर में ऐसा ही होता है कि आपको कैटायन का नाम पहले समझना होता है और फिर एनायन का समझना होता है, ताकि आपके पास पूरा क्लासिफिकेशन ईजी हो जाए। इसको देख लो और अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि अब जो कहानी स्टार्ट होने वाली है, अब बेहतरीन कहानी स्टार्ट होगी, मतलब भयंकर कहानी स्टार्ट होगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सबसे पहले कैटायंस के बारे में। अब बात करते हैं सबसे पहले कैटायंस के बारे में। देखो कैटायंस का नॉमेनक्लेचर बड़ा इजी है। देखो जब भी आप नॉमेनक्लेचर की बात करोगे कैटायन के केस में, तो हम लोग बस ईएम एज अ सफिक्स यूज करते हैं, ईएम एज अ सफिक्स यूज करते हैं इनके केस में। जब भी हम कैटायंस की बात करेंगे तो हम ईएम एज अ सफिक्स जो है वो यूज करेंगे। अब ये मान के चलना, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो ABCD है, तो उसको बिल्कुल दिमाग में ऐसे ही फिट कर लो जैसे मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। सबसे पहली चीज, अगर मैं बात करता हूं, मेरे पास आ जाएगा Na पॉजिटिव, क्या बोलूंगा, ये तो सोडियम आयन है। ईएम दिख रहा है, ईएम बिल्कुल वही है। अगर मैं Li पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, क्या हो जाएगा, ये लिथियम आयन हो जाएगा। अगर मैं K पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, पोटेशियम आयन हो जाएगा। अगर मैं Mg2 पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो मैग्नीशियम आयन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं Ca2 पॉजिटिव की, तो ये कैल्शियम आयन हो जाएगा। सब जगह देख रहे हो आप, ईएम आ रहा है, सब जगह ईएम आ रहा है, देख लो सब जगह ईएम आ रहा है, कोई भी समस्या परेशानी है ही नहीं इस केस में। जैसे अगर मैं बात करता हूं
Ba2 पॉजिटिव की, तो ये क्या हो जाएगा, ये बेरियम आयन हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं Rb पॉजिटिव की, तो ये आपका रुबीडियम आयन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं Al3 पॉजिटिव की, तो ये एल्यूमिनियम आयन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात कर लेता हूं, लेट्स से हमने ले लिया मैग्नीशियम कैल्शियम ले लिया है, और आप ले सकते हो, क्या ले सकते हो, आप ले लो Sr2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्शियम आयन, ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्शियम आयन। इन सब में आप देख रहे हो कि ईएम कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, हर केस में आपको ईएम देखने को मिलेगा, हर केस में आपको ईएम देखने को मिल जाएगा, हर केस में दिख रहा है, देखो आपको ईएम तो हर केस में ही दिख रहा है। ठीक है, अब एक ऐसी मोइटी भी आती है जिसमें ईएम आपको देखने को तो मिलता है, बट वो नॉन मेटल का है पार्ट, इसको मैं अलग से लिख रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन, इसको हम क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। ओके, इसको हम बोलते हैं अमोनियम आयन। फिर हमारे पास आता है एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं NO पॉजिटिव नाइट्रोसोनियम आयन। एक आयन आता है जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन, तो इसमें भी ईएम दिखेगा, बट ये नॉन मेटल से बने हुए हैं, ये नॉन मेटल से बने हुए हैं। ठीक है, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं NH2 NH3 पॉजिटिव। सारे स्पेशल केस बता रहा हूं, कभी कभी यूज हो जाएंगे, ऑर्गेनिक में कहीं दिख जाएंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में दिख जाएंगे। इसको हम बोलते हैं हाइड्राजीनियम आयन, इसका नाम आता है हाइड्राजीनियम आयन, हाइड्राजीन से बनता है बेसिकली, तो हाइड्राजीनियम आयन हो जाता है। तो ये वो केसेस है जहां पे नॉन मेटल भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बट यहां हमने सारे मेटल के आयन के भी बात नहीं की है, हमने सारे मेटल के आयन के भी बात नहीं की है इस केस में। ठीक है, अब एक स्पेशल केस आता है, एक स्पेशल केस आता है, if any metal shows more than one type of कैटायंस, कि अगर वो एक से ज्यादा कैटायंस को शो कर देता है, तब कैसे नाम करेंगे, तब तो सेम नाम थोड़ी रहेगा। जैसे मैं बात करता हूं Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, इन केसेस में क्या करेंगे, इन केसेस में क्या करेंगे, तो याद रख लेना, जो भी आपके पास लो चार्ज होता है उसमें हम लोग अस एज अ सफिक्स यूज करते हैं, और जो आपके पास हायर चार्ज होता है तो उस केस में हम लोग इक एज अ सफिक्स यूज करते हैं, हम लोग इक एज अ सफिक्स यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा फेरस आयन, अस दिख रहा है फेरस आयन में, इसको देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा फेरिक आयन, ये एक आयन बन गया। Cu पॉजिटिव क्यूप्रस आयन, अस आयन दिख रहा है, इसको देखूंगा क्यूप्रिक आयन, एक दिख गया। आई बात समझ में? सेम तरीके से अगर मैं बात करता हूं, सेम तरीके से अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास SN2 पॉजिटिव SN4 पॉजिटिव भी आ जाएगा, Pb2 पॉजिटिव Pb4 पॉजिटिव भी आ जाएगा। जैसे इसकी बात करूंगा तो ये हो जाएगा स्टेनस आयन, और ये हो जाएगा स्टेनिक आयन। तो आप देख रहे हो अस और एक फिर से आ गए इसके अंदर, अस और एक फिर से आ गए इसके अंदर। आई बात समझ में? अस और एक फिर से आ गए इसके अंदर। क्लियर है? अब कई बार आप ऐसा भी देखोगे, इन सम केसेस their general name
with charge is also used। कुछ केसेस में आपको ऐसा भी लगेगा कि उनका जो जनरल नेम था, उनके चार्ज के साथ वो मेंशन कर दिया है। जैसे अगर मैं लेड टू आयन लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है, मैं बात कर रहा हूं Pb2 पॉजिटिव की, मैं लिख रहा हूं लेड 4 आयन, तो मैं लिख रहा हूं Pb4 पॉजिटिव की। मैं लिख रहा हूं टिन 2 आयन, तो इसका मतलब है Sn2 पॉजिटिव। मैं लिख रहा हूं आयरन 3 आयन, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं Fe3 पॉजिटिव की। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, कुछ केसेस में आपको ऐसे भी नोटेशन जो है वो यूज करते हुए मिल जाएंगे। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। आई होप इस पार्ट क्लियर हो गया होगा आपको। ये केवल आपके कैटायंस के बारे में था डिस्कशन। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं एनाइंस की। अब बात कर लेते हैं एनाइंस की। एनाइंस का मतलब क्या है, ये आपके नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस हैं। और अभी आपको मान के चलना, जो चीजें बता रहा हूं वो आपको याद करनी पड़ेंगी सिंप्लिसिटी के लिए। अब जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं आपके पास, उसमें जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, यहां पे हम लोग 3 टाइप्स ऑफ सफिक्स जो हैं, सफिक्स मतलब जो पीछे लगता है नाम के, उनको यूज करते हैं। यहां पे हम लोग यूज करेंगे 3 टाइप्स ऑफ सफिक्स। पहला जो आता है इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं आइड आयन, जिसके नाम के पीछे आइड लगा होता है बेटा। दूसरा जो आता है इस केस में, वो आता है आपका 8 आयन। और तीसरा जो लगा होता है वो आता है आपका 8 आयन। ठीक है, वैसे तो ये अपने करस्पॉन्डिंग एसिड से मिलते हैं, बट अभी हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे हैं। हम केवल नाम के हिसाब से वो कैसे दिखते हैं वो याद कर लेते हैं, क्योंकि वो अभी प्राइम रिक्वायरमेंट है हमारे लिए। जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तब आपको इनका ओरिजिन भी पता चलेगा कि कहां से ओरिजिनेट होते हैं। दोनों ही जो है आपके, चाहे आइड हो गया, चाहे 8 हो गया, चाहे आइट हो गया, ये मिलते हैं बेसिकली। जो आइड है ये अपने हाइड्रा एसिड से मिलता है, और ये दोनों जो है ये अपने ऑक्सी एसिड से मिलते हैं। तो वो डिस्कशन आ जाएगा आपका, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अभी हम लोग बिल्कुल एबीसीडी पढ़ रहे हैं, तो पहले देख लेते हैं कि ए दिखता कैसा है, बी दिखता कैसा है, उसको समझते हैं अभी। तो अगर मैं आयोडाइन की बात करूं, तो जनरली आयोडाइन के केस में ऐसा बोला जाता है कि आपके पास डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन एटम। डायरेक्टली ऐसा बोला जाता है कि इस केस में मोस्टली नेगेटिव चार्ज कहां होता है, एटम पे होता है। क्या है, मोस्टली नेगेटिव चार्ज ऑन एटम। और यहां पे इन दोनों के केस में ऐसा बोला जाता है कि यहां पे नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीशीज कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल, कि नॉन मेटल जो है आएगा तो चार्ज नॉन मेटल पे ही, डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज तो नॉन मेटल्स पे ही आता है। बट इस केस में डिफरेंस क्या है कि यहां पे केवल डायरेक्टली एटम पे आया था, यहां पे एटम के साथ एक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, उस पे आता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं, देखो इसका क्लासिफिकेशन तो बहुत ही बढ़िया है, इसका क्लासिफिकेशन तो बहुत ही बढ़िया है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा एफ नेगेटिव से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोराइड। फिर आएगा आपका Cl नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं क्लोराइड। फिर आएगा आपका Br नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमाइड। ये पूरा लिखते हुए चलना, हर एक चीज जो बताइए आज के लेक्चर में सब नोट करनी है, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एक आएगा हमारे पास I नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं आयोडाइड। फिर हमारे पास एक आएगा जिसको हम बोलते हैं H नेगेटिव, और ये आएगा हाइड्राइड। ठीक है, फिर एक हमारे पास आएगा, लेट्स से ये तो पूरा हो गया है, फिर आएगा हमारे पास O2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं ऑक्साइड। फिर आएगा हमारे पास N3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। आइड मतलब सीधे सीधे आ रहा है उस पर।
फिर एक आएगा हमारे पास S2 नेगेटिव, जिसको हम बोलेंगे सल्फाइड। फिर एक हमारे पास आएगा P3 नेगेटिव, जिसको हम बोलेंगे फॉस्फाइड। ये तो बहुत कॉमन होते हैं, ये तो सारे बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है। अब इसके बाद अगर देखोगे थोड़े थोड़े से स्पेशल केसेस आते हैं, जैसे N3 नेगेटिव आता है। इनमें डिफरेंस क्या है, इस पे एक ही नाइट्रोजन और उस पे 3 नेगेटिव है, यहां 3 नाइट्रोजन और उस पे 1 नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं अजाइड। फिर आता है एक NH2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं अमाइड। फिर एक आता है NH पे 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं एमाइड। ठीक है। फिर एक आता है हमारे पास Cn नेगेटिव, इसको बोलते हैं साइनाइड। फिर आता है हमारे पास एक OH नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। फिर आता है हमारे पास O2 नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। 2 ऑक्सीजन है और उनके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, O2 नेगेटिव। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन फिर से मेरे पास है O2 और उसके ऊपर सिंगल नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। तो इन सब के साथ आप डील करोगे, इन सब के साथ आप डील करोगे। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये नोट कर लेना, ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये नोट कर लेना। ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों की, इनमें क्या डिफरेंस है भैया, हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सा I8 है और कौन सा 8 है। तो याद रख लेना, जब भी मैं बात करूंगा कि आपके पास लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, आपके पास अगर लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, पहली बात तो वो नेगेटिव चार्ज कैसा होना चाहिए, जिसमें नॉन मेटल हो और साथ में ऑक्सीजन भी हो। तो लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ गए तो वो आपका 8 आयन हो गया। और अगर आपके पास मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गए, वो हो गया आपका 8 आयन। आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब करेंगे कैसे, अब इनको कैसे पहचानेंगे। तो देखो अब मैं बात करने वाला हूं आपके 8 आयन के बारे में और आपके 8 आयन के बारे में। ये दोनों बनते हैं ऑक्सी एसिड से, ये दोनों ही बनते हैं ऑक्सी एसिड से, ये दोनों ही आपके बनते हैं ऑक्सी एसिड से। ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखोगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों के मेजर डिफरेंस की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखता हूं मेरे पास आता है SO4 2 नेगेटिव और एक आता है मेरे पास SO4 3 नेगेटिव, सॉरी SO3 2 नेगेटिव। दोनों में देखो डिफरेंस ये क्या है कि इसमें एक ऑक्सीजन कम है और इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा है। इसका नाम हो जाएगा सल्फेट आयन, जबकि इसका हो जाएगा सल्फाइट आयन। ठीक है। जैसे आप देखोगे NO3 नेगेटिव और फिर आप देखोगे NO2 नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन कम है फिर ऑक्सीजन ज्यादा है, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइट और इसका नाम हो जाएगा नाइट्रेट आयन। अब याद रखना कि 8 वाले आयन जो है ना बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है, यहां आपको बहुत देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करूं CO3 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं कार्बोनेट आयन। इसी का एक भाई आता है, इसी का एक और आता है साथ में, जिसको हम बोलते हैं HCO3 नेगेटिव। तो निकला तो ये कार्बोनेट से ही है, तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन आ गया है तो इसका नाम लिखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसको प्यार से हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास आ गया PO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। जैसे मेरे पास आ गया ClO3 नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्लोरेट आयन। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा इसके बाद, यहां लिख देता हूं, देखो इधर लिख देता हूं, कंटिन्यू कर रहा हूं इसको यहां से यहां तक। तो अगर आप देखोगे नेक्स्ट आपके पास जो आएगा
क्या लिया जाए, आप ले लो C2O4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, आप ले लो CH3COO नेगेटिव, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। ठीक है, आप ले लो ClO4, आप ले लो ClO4 नेगेटिव, इसको बोलते हैं परक्लोरेट आयन। ठीक है, आप अगर लोगे, एक और आता है इस कैटेगरी में, इसको भी मैं इंक्लूड कर देता हूं, विच इज ClO2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं बेटा क्लोराइट आयन, इसको बोलते हैं क्लोराइट आयन। अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट, इसके अलावा एसिडेट हो गया, परक्लोरेट हो गया, हाँ एक आता है आपका Cr2O7 2 नेगेटिव, ये काफी अच्छा और काफी इंपॉर्टेंट भी है, आगे आपको इसका यूज पता चलेगा, रेडॉक्स में तो भर भर के यूज होता है। इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। और फिर आता है एक CrO4 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्रोमेट आयन। तो अभी जो बता रहा हूं ना उसको ऐसे ही नोट करते हुए चलना और कोशिश करना कि आपको याद रहे, ये रोज के रोज इस टेबल को देखते रहोगे तो आपको 1 2 3 दिन में तो ये सारे के सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, मुझे भी ऐसे याद हुए थे, मुझे भी ऐसे याद हुए थे। अगर नेक्स्ट बात करूं इस केस में, एक आता है MnO4 नेगेटिव और एक आता है MnO4 2 नेगेटिव, तो इसको बोलते हैं परमैग्नेट आयन और इसको बोलते हैं मैग्नेट आयन। ठीक है, तो जितने हो सकते थे पॉसिबल मैंने आपको पूरी लिस्ट बनवा दी है, मैक्सिमम तो इसी के अंदर आ जाएंगे। फिर धीरे धीरे जब आप पढ़ोगे, एसिड बेस केमिस्ट्री को समझोगे, जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आओगे, तब आपको बाकी के जो नाम हैं वो भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, तो देखो ClO3 को हमने क्लोरेट बोला था, तो ClO2 को हमने क्या बोल दिया, क्लोराइड बोल दिया, लेस नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो कहानी वही चल रही है। ठीक है, कहानी वही चल रही है। अब बात कर लेते हैं, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। अब बात कर लेते हैं सबसे जरूरी चीज जो हमने सारा डिस्कशन किया था वो केवल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के लिए किया था। सबसे पहले क्या करना है, राइट द सिंबल ऑफ कैटायन एंड एनायन। सबसे पहले आपको क्या करना है, उनका सिंबल लिखना है, फिर आपको क्या करना है, राइट देयर चार्जेस एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई द मिनिमम रेशियो ऑफ देयर चार्जेस, उनके चार्जेस का जो मिनिमम रेशियो है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट। बस ये 3 स्टेप हैं, 3 फैंसी स्टेप हैं जिससे आपका काम हो जाएगा। बस ये 3 काम करने हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई मुझसे पूछता है कि भैया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, कोई मुझसे पूछता है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, तो मेरे दिल से आवाज निकलेगी, अरे तो स्टेप पता है मुझे, पहले मैंने एल्यूमिनियम लिखा, फिर मैंने ऑक्साइड लिखा, फिर मैंने इसका चार्ज लिखा, फिर मैंने इसका चार्ज लिखा, सही है, और फिर मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इनका मिनिमम रेशियो यही था, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, Al2O3 आ जाएगा। आई बात समझ में, क्या बन गया, Al2O3, एज सिंपल एज दैट। What will be the formula of potassium oxalate? कोई दिक्कत नहीं है,
पोटेशियम क्योंकि के पॉजिटिव होता है, ऑक्सिलेट C2O4 2 नेगेटिव होता है, इनके चार्जेस को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा K2C2O4। क्या आ जाएगा? K2C2O4। क्या आ जाएगा आपका? K2C2O4। क्लियर है? क्लियर है? चलो जी, अभी भी बात नहीं बनी है। किसी ने मुझे बोल दिया स्टेनिक ऑक्साइड का फॉर्मूला, मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं करना है, मुझे पता है स्टेनिक का मतलब होता है SN4 पॉजिटिव, ऑक्साइड का मतलब होता है O2 नेगेटिव। मिनिमम रेशियो क्या हो जाएगा? आप 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करो, मिनिमम रेशियो को मल्टीप्लाई करो, इसको अगर कट करोगे तो ये 1 रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? SnO2 बनेगा। आई बात समझ में? ऐसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। किसी ने मुझसे पूछ लिया लेड 2 सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? तो लेड 2 कहने का मतलब ही क्या है कि मैं Pb2 पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, SO4 2 नेगेटिव है। अब क्योंकि मिनिमम रेशियो निकाल रहे हैं तो 1:1 होना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? PbSO4। आई बात समझ में? जैसे जैसे लेट्स से किसी ने मुझसे पूछ लिया अमोनियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होगा, इसका बता दो भाई। तो पहले अमोनियम विच इज NH4 पॉजिटिव, क्रोमेट इज CrO4 2 नेगेटिव, मिनिमम रेशियो तो यही है 1:2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा NH4 ट्वाइस CrO4। बन गया? देख लो, सारे करता जा रहा हूं, ऐसे ऐसे तो मैं भी करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा, लेट्स से मुझसे पूछ लिया फेरिक ऑक्सिलेट का फॉर्मूला क्या है, तो फेरिक मेरे लिए हो जाएगा Fe3 पॉजिटिव, फेरिक एक दे रखा है, ज्यादा चार्ज होगा, ऑक्सिलेट तो C2O4 2 नेगेटिव होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? Fe2C2O4 का होल थ्राइस। बन गया? बस यही कहानी है, यही कहानी है और कुछ नहीं है। क्लियर है? आई होप ये सारा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। मैंने कुछ होमवर्क के क्वेश्चन भी आप लोगों को दिए हैं, पूरी एक लिस्ट दे रखी है जिसको आप यूज कर सकते हो नाम निकालने के लिए, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हो। अगर कोई डिफिकल्टी आएगी तो मुझे बता देना। बाकी हमने जितने भी एनायन पॉसिबल थे वो सारे के सारे इसके अंदर अभी डिस्कस कर लिए हैं। देखो जितने भी पॉसिबल थे मैं सारे बता चुका हूं आपको, एक दो में भी रह गए होंगे तो मैं आपको थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं। देखो एनाइन के बारे में अगर कुछ रह गया है, जैसे कुछ कैटेगरी आती है हमारी, कुछ कैटेगरी आती हैं जो बनती है आपकी फॉस्फोरिक एसिड से। अब इसमें अगर आप याद करोगे, सबसे पहले आपके पास आता है H3PO4, इसमें से आप सबसे पहले एक H पॉजिटिव निकाल दो, ये बनेगा H2PO4 नेगेटिव। इसमें से आप एक और निकाल दोगे तो ये बनेगा HPO4 2 नेगेटिव, और फिर इसमें से आप निकाल लोगे तो ये बन जाएगा PO4 3 नेगेटिव। इसका नाम मैंने आपको बता दिया था, इसका नाम मैंने आपको बता दिया था, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है, और फॉस्फेट तो रहेगा ही रहेगा ये। इसको बोलेंगे हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको बोलेंगे फॉस्फेट, इसको बोलेंगे क्योंकि इसके पास दो हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। नाम बस लिखते जाना आप, ये नाम लिखते जाना, आगे जब एसिड बेस की थ्योरी आएंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नाम आते कैसे हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना चार्ज है आपके एसिड के ऊपर और किस तरीके से मैं हाइड्रोजन को रिमूव करता जा रहा हूं, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आपके पास एसिड जो आएगा वो आएगा H3PO3 भी आएगा, इसमें से आप एक H निकालोगे तो हो जाएगा H2PO3 नेगेटिव, इसमें से आप एक और H निकाल सकते हो तो हो जाएगा HPO3 2 नेगेटिव, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और तीसरा अगर मैं बात करता हूं तो आपके पास आएगा H3PO2, और यहां पे अगर आप एक H निकालोगे
तो ये बनेगा H2PO3 नेगेटिव। जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना, आपको समझ में आएगा कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो मैंने निकाला है बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है, ये जो आयन बनता है आपका, ये जो आयन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोफॉस्फाइट। इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोफॉस्फाइट बोलते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन फॉस्फाइट है, ये डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग सारा का सारा मैंने बता दिया है आपको। ये हाइड्रोजन फॉस्फाइट लिख लेना, ये डाइहाइड्रोजन फॉस्फाइट लिख लेना। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक जैसे हमने किया था ClO4 भी किया था, ClO3 भी किया था और ClO2 भी किया था। एक और मैं इंक्लूड कर देता हूं इसके अंदर, ClO नेगेटिव बेटा। इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। अब मुझे लगता है सारी कैटेगरी आपकी पूरी हो चुकी है। जितना पॉसिबल था, जितने मैक्सिमम नेम थे, मैं सारे के सारे करवा चुका हूं। यही बस आपको याद रखने हैं, आपका सारा काम इसी से होता रहेगा। ठीक है, बस आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, और रेस्ट पार्ट इज वेरी वेरी इजी। तो आज के लेक्चर को तथास्तु यहीं करते हैं हम लोग। आई होप आपको काफी मजा आया होगा, काफी कुछ नई चीजें सीखने को मिली होंगी, और बिल्कुल बेसिक था ये लेक्चर। हमने मोल के ऊपर कभी कोई जिक्र नहीं किया है, क्योंकि पहले हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, पहले बेसिक्स अच्छे से कर लेते हैं, ताकि मोल की जब हम बात करें तो कैलकुलेशन और ज्यादा इजी बन जाए हमारे लिए। बस मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से, कि जो आपके पास बेसिकली वो है 30 एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल के 30 एलिमेंट्स हैं, उनको आप याद करना जरूर शुरू कर देना, ताकि आपके लिए जो जर्नी है ये और ज्यादा आसान हो जाए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपकी इस जर्नी को और ज्यादा हेल्पफुल बनाऊं और ज्यादा इंजॉइंग बनाऊं, ताकि आपके लिए समझना सारा का सारा आसान हो जाए। ठीक है, तो आज की चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। ध्यान रखो आप लोग अच्छे तरीके से होमवर्क को जरूर कंप्लीट कर लेना, और हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।